हेलो मेरे वरियर, क्या हाल चाल आप सब? क्या आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट साइंस एकेडमी में, जहाँ पे केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी आपको सिखाई जाती है, समझाई जाती है। आज क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 8 होने वाला है। और बहुत ही जल्द आपका ये सिलेबस खत्म हो जाएगा। मात्र कुछ ही वीडियो आएगा, 2-3 वीडियो आएगा और ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 2-3 वीडियो ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट आपको जेई लेवल का पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, जैसे कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन आपको जेई लेवल पढ़ा रहा हूँ, मतलब पहले भी कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ मैं। बहुत सारे क्वेश्चन आपको अभी तक कराया नहीं है मैंने। जैसे मैं बोलूँ कि पहले मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, साथ साथ में उसके एक एक न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, इसके बाद से क्वेश्चन की बारिश होगी। बहुत बहुत ज्यादा क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, तो बने रहना, बढ़िया तरीके से आप पढ़ते रहो, समझते रहो, सीखते रहो। पहले कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लो और इसके बाद से इंप्लीमेंट करना सीखना। ठीक है, वो भी सिखाऊंगा इंप्लीमेंट कैसे करना है। और बहुत जल्द हम सेकंड चैप्टर भी स्टार्ट करने वाले हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, बहुत बहुत जल्द। ठीक है, उसका पीपीटी तैयार कर रहा हूं मैं। बहुत ही कम टाइम में हम बहुत जल्दी इसका स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आज कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन हम खत्म करेंगे, है ना। और जो भी चीजें मैंने पिछले क्लास में समझाया था उसे अच्छे तरीके से समझ लेना। ये पार्ट 2 होने वाला है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन का। ठीक है, लेक्चर नंबर 8 होने वाला। तो मैंने आपको यहाँ पे मोलारिटी पढ़ा दिया था, हमने मोलारिटी पढ़ा दिया था और मोलारिटी का डाइल्यूशन फॉर्मूला मैंने आपको समझा दिया था। ठीक है, इसके बाद से आज हम मोलारिटी के रिलेशन बिटवीन मोलारिटी और मोलालिटी ये भी पढ़ेंगे। मोलालिटी के बारे में पढ़ेंगे, पार्ट पर मिलियन के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें आज पढ़ाने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ। ठीक है, देखो, तो हमने यहाँ पे डाइल्यूशन फॉर्मूला तक हमने खत्म कर लिया था। अब इसके बाद से आज जो हम पढ़ेंगे मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग। मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग से क्वेश्चंस जेई के में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखना। मैं अभी क्लियर कहता हूं मैं कि आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, मतलब आपके स्कूल में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। लेकिन ये जब जेई में आप एग्जाम दोगे तो वहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये नहीं कि आएगा ही आएगा, लेकिन हाँ पूछा जा सकता है। ये सारे टर्म्स पूछे जाते हैं। तो जब भी हम बात करते हैं यहाँ पे मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग की, तो फॉर्मूला आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद करके रखना है। क्या लिखोगे? मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल टू M1V1 प्लस का M2V2 अपॉन का क्या हो जाएगा, M1 प्लस का सॉरी V1 प्लस का क्या होगा, V2 हो जाएगा। फिर से समझो मैंने क्या बोला। मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग क्या होता है? तो मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग में सिंपल सा फॉर्मूला यूज करोगे, M1V1 प्लस M2V2 अपॉन का V1 प्लस का V2। अब ये क्या होता है? सिंपल सी बात है, जो M1 होता है वो सिंपल सी बात है क्या होगा, मोलारिटी होगा। क्या हो जाएगा? मोलारिटी हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट मोलारिटी हो जाएगा, M2 सेकंड मोलारिटी हो जाएगा, V हमारा वॉल्यूम हो जाएगा। आपको क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से, अभी मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा, आपको समझाऊंगा किस तरीके क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके डेफिनेशन से कोई लेना देना नहीं है, सीधे आपको मिक्सिंग ऑफ मोलारिटी याद करके रखना है, मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग याद करके फॉर्मूला रखना है अच्छे तरीके से। देखो सिंपल सा इसका क्वेश्चन कैसे पूछता है, पहले इसे समझो। पहले क्वेश्चन को समझते हैं और फिर उस फॉर्मूले को क्या करेंगे, हम इंप्लीमेंट करेंगे। लेकिन फॉर्मूला आपको याद करके रखना है। क्या क्वेश्चन बोला है यहाँ पे कि दो सॉल्यूशन है ऑफ ए सब्सटेंस आर मिक्स्ड। दो सॉल्यूशन को क्या कर रहा हूं मैं, मिक्स कर रहा हूं मैं। तो मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन होगा, सुनो मेरी बात ध्यान से। दो सॉल्यूशन हमारे पास रेडी है। अब दोनों सॉल्यूशन को क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। जब दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं तो क्या बोला है, मिक्सिंग इन द फॉलोइंग। तो हमें कुछ उसमें चीजें मिल रहा है। क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे? 480 ml ऑफ 1.5 मोलरिटी फर्स्ट सोल्यूशन। जो पहला सोल्यूशन हमारे पास है, देखो दो सोल्यूशन है, सुनो मेरी बात ध्यान से। दो कंटेनर में बनाया तो हमने, ये हमारे पास दो कंटेनर है, ये दो कंटेनर है, सुनो मेरी बात ध्यान से। ये दो कंटेनर है, ठीक है। एक कंटेनर का जो हमारे पास मोलारिटी दे रखा है, M1 दे रखा है, कितना है, 1.5 मोलारिटी है। इसका जो वॉल्यूम दे रखा है, देखो ml, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम नहीं लिखा है, लेकिन याद रखना है यूनिट से आपको पता करना है कि ये वॉल्यूम है। तो यहाँ पे ml दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये वॉल्यूम दिया हुआ है। तो मान लेते हैं हम, ये V1 इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 480 ml। ये हमारे पास क्या है, वॉल्यूम दे रखा है। फिर क्या बोल रहा है, फर्स्ट सोल्यूशन, ये हमारा पहला सोल्यूशन, इसको बोलते हैं फर्स्ट सोल्यूशन। क्या बोलेंगे इसको, फर्स्ट सोल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, फर्स्ट सोल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद से क्या बोला है यहाँ पे, एंड 520 ml ऑफ इतना मोलारिटी। मतलब कि जो सेकंड सोल्यूशन हमारे पास है, जो क्या है, सेकंड सोल्यूशन है, सुनना मेरी बात ध्यान से। सेकंड सोल्यूशन है, इसका आपके पास क्या दिया हुआ है, मोलारिटी M1 M2 दे रखा है। क्या दे रखा है, M2 दे रखा है, कितना, 1.2 मोलारिटी। और जो V2 दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है कितना, 520 ml दे रखा है।
इसके बाद से क्या बोल रहा है, देखो दो सोल्यूशन हमारे पास है। अब इस दो सोल्यूशन मतलब पहला सोल्यूशन में ये डेटा दे रखा है, दूसरे सोल्यूशन में ये डेटा दे रखा है। अब दोनों सोल्यूशन को मैं मिक्स कर रहा हूं, सुनो मेरी बात ध्यान से, दोनों सोल्यूशन को मैं क्या कर रहा हूं, मिक्स कर रहा हूं। मतलब इस दोनों सोल्यूशन को मैंने मिक्स किया तो एक हमारे पास एक अलग हमारा क्या कर रहा है, सोल्यूशन बन के रेडी हो गया। ये हमारे पास थर्ड सोल्यूशन बनके क्या हो गया, रेडी हो गया। याद रखना ये हमारा या तो फाइनल सोल्यूशन बोलता हूं, ये फाइनल सोल्यूशन बनके क्या हो गया, रेडी हो गया। ये हमारे पास क्या है, फाइनल सोल्यूशन हो गया। अब ये जो फाइनल सोल्यूशन है, क्योंकि इन दोनों को मैंने मिक्स किया, मिक्स कर दिया दोनों का, जब दोनों को मिक्स किया तो एक फाइनल सोल्यूशन बनके रेडी हुआ। अब इस सोल्यूशन का क्या बताना है यहाँ पे, मोलारिटी ऑफ फाइनल मिक्सिंग। जब इसको क्या बोले, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला, व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ फाइनल मिक्सिंग। बताओ इसका कि जब इसको मैं मिक्स कर रहा हूं तो फाइनल इसका मोलारिटी क्या निकल के आएगा, इसका फाइनल मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग क्या निकल के आएगा, ये हमें बताना है। मतलब कि ये जो सोल्यूशन बन के रेडी हो गया, तो बताओ इसका मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग कितना होगा, मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग बोलते हैं। देखो मैंने स्टार्टिंग में सिर्फ फॉर्मूला आपको समझाया, कॉन्सेप्ट नहीं समझाया। क्यों, मैंने सोचा कि आपको क्वेश्चन के हिसाब से आपको कॉन्सेप्ट समझाऊं, ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन लेके आया हुआ है, साथ में आपको कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, सिंपल सा बात है। दो हमारे पास सोल्यूशन होंगे, दोनों सोल्यूशन के अपने अपने गिवन मोलारिटी आपको दिया रहेगा, मतलब मोलारिटी दिया रहेगा, वॉल्यूम दिया रहेगा दोनों का, देखो दिया हुआ है हमारे पास। जब इन दोनों को मिक्स करेंगे, जब दोनों को क्या करेंगे, दोनों सोल्यूशन को मिक्स करेंगे, पहले से ही दोनों सोल्यूशन था, दोनों को मिक्स कर दिया, तो यहाँ पे जब दोनों को मिक्स कर दिया तो बताओ कि फाइनल मिक्सिंग ऑफ मोलारिटी कितना होगा। तो उसको हमें सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें मिक्सिंग मोलारिटी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब हमें पता है ये बहुत अच्छी तरीके से ये कि जो मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग जो होता है वो क्या होता है हमारे पास, M1 V1 प्लस का क्या होगा, M2 V2 अपॉन का कितना होता है, V1 प्लस का V2 होता है। अरे होता है कि नहीं होता है। अब मुझे बताओ M1 कितना गिवन दे रखा है, देखो ध्यान से, M1 1.5 है और हमारे पास वॉल्यूम क्या है, 480 है। तो क्या लिखेंगे हम, 1.5 मल्टीप्लाई बाई 480 प्लस का M2 हमारे पास कितना गिवन दे रखा है, तो M2 हमारा 2.5 और वॉल्यूम 500, तो 2.5 क्या लिखेंगे, 2.5 मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम कितना है 520, वॉल्यूम कितना है 520, ठीक है, अपॉन का कितना हो जाएगा यहाँ पे 480 और प्लस का क्या हो जाएगा 520 हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। बस आप इसको कैलकुलेट करोगे, सिंपल सी बात है भाई, आपको ही कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में आपको एग्जाम में क्या करना है, सॉल्व करना है क्वेश्चन को। तो यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन निकलेगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। मैं आपको बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा बढ़िया तरीके से, जितना ज्यादा आपको अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट सिखा दूं। तो क्या क्वेश्चन समझ में आ गया, क्या आपको मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग समझ में आ गया कैसे कहते हैं। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई होगी तो आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से, समझ में आ गई होगी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, जेई और नीट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट और जेई के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। अभी मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ वो नीट जेई के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी ये मैंने पहला क्वेश्चन मैंने दिया, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी लेके आऊंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट में देखते हैं भैया, आ जाओ नेक्स्ट। इसके बाद से हमारे पास क्या है, अब हम बात करेंगे मोलालिटी के बारे में। देखो मोलालिटी आपके एग्जाम में तो आएगा ही आएगा, मतलब कि जो अभी जब ये चैप्टर आपका प्री बोर्ड होगा या फिर यूटी होगा, तो ये अगर चैप्टर आ रहा होगा तो एग्जाम में ये इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या तो मोलारिटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे या फिर मोलालिटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन पूछे जाएंगे ही 100% है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से। देखो मोलालिटी क्या कहता है, तो मोलालिटी की बात ये कहता है क्या कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे ये बात बोल रहा है क्या, सुनो मेरी बात ध्यान से। एक हमने कंटेनर लिया, समझाने के लिए मैं बार बार कंटेनर लूंगा, याद रखना। और इसमें हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट प्रेजेंट है। कितना सॉल्वेंट प्रेजेंट है, 1 kg सॉल्वेंट प्रेजेंट है। 1 kg क्या हमारे पास है, सॉल्वेंट प्रेजेंट है। और बहुत अच्छे से पता है कि 1 kg का मतलब क्या होता है भैया, 1 लीटर भी होता है कि नहीं होता है। 1 kg का मतलब क्या होता है, 1 लीटर होता है। 1 kg का मतलब क्या होता है, 1 लीटर होता है। मतलब कि हमारे पास एक सॉल्वेंट हमारे पास प्रेजेंट है। अब इस सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, याद रखना, कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होगा, डिसॉल्व होगा। इसमें मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होगा, डिसॉल्व होगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, मोलालिटी बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं हम, मोलालिटी बोलते हैं। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आई, आगे बात समझ में। अब सुनो मेरी ध्यान से, तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, इसका फॉर्मूला क्या बनता है। देखो पहली बात यह है कि मोलालिटी, याद रखना मोलालिटी, मोलारिटी नहीं है, क्या है, मोलालिटी है, लिटिल।
लिटिल मतलब छोटा, मतलब स्मॉल एम से क्या करेंगे, इसको डिनोट करेंगे। सबसे पहली बात है क्या करेंगे, इसको स्मॉल एम से डिनोट करेंगे, क्योंकि मोला लिटिल है, लिटिल है तो छोटा है, छोटा है तो स्मॉल एम से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। इज दैट क्लियर? ओके, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। मोलालिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, अरे क्या बना दिया, मोलालिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या होगा, सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन का क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या होगा यहाँ पे, मास ऑफ क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। ये चीजें याद रखना। और ये किस में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। इज दैट क्लियर? अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूं, अगर मैं इसको किस में लिखूं, शॉर्ट फॉर्मेट में लिखूं, तो कैसे लिखूंगा ये भी समझो। मोलालिटी को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करूंगा, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को एनबी से रिप्रेजेंट करूंगा। बी मतलब क्या होता है, सॉल्यूट। बी को क्या करते हैं, सॉल्यूट से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखना। और नंबर ऑफ मोल्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए क्या बन जाएगा, एनबी। ठीक है, ये पढ़ा दिया था बहुत अच्छे से। अब मास ऑफ सॉल्वेंट, तो इसको मास को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं और सॉल्वेंट को A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप मास ऑफ सॉल्वेंट ऐसे क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो। अभी इसको और भी एलिब्रेट कर दूंगा अच्छे तरीके से। अगर मान लो ये हमारे पास क्या हो, ये हमारे पास क्या हो, एक ग्राम में अगर दिया हो, किस में दिया हो, अगर ग्राम में दिया हो तो इसको हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या यहां तक मेरी बात समझ में आ गई? क्या यहां तक मेरी बात समझ में आ गई? अब मेरी बात और सुनो। ये जो हमारे पास स्मॉल एम है ना, इसका अगर यूनिट की बात करो, किसकी बात करो, इसकी यूनिट की बात करो, तो ऊपर में क्या है, मोल है। मोल नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट क्या होता है, मोल होता है। और अपॉन का यहाँ पे क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, मतलब केजी में दे रखा है, इसका यहाँ पे अपॉन में क्या होगा, केजी होगा। तो इसी को हम क्या बोल सकते हैं, मोल पर केजी। क्या बोलेंगे, मोल पर केजी बोल देंगे, या फिर इसको स्मॉल एम से क्या कर दूंगा, मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट भी हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में आई अच्छे तरीके से? अब मेरी बात, अभी अभी तो बहुत सारी चीजें मैं आपको धीरे धीरे बताता चलूंगा, समझाता चलूंगा हर चीज को, ठीक है। यहाँ तक अगर क्लियर होता है तो अब मेरी बात सुनो ध्यान से। ये जो हमारे पास मोलालिटी है, तो मोलालिटी के अंदर क्या है, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट है। मास ऑफ क्या है, सॉल्वेंट है। तो क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि क्या मोलालिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है या नहीं करता है। मोलालिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है या फिर नहीं करता है, तो आंसर क्या होगा, नहीं करता है। ठीक है, तो याद रखना ये क्या होता है, ये मोलालिटी क्या होता है, डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। मोलालिटी जो होता है टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, याद रखिएगा। ठीक है, यहां समझ में आ गई। अब देखो मोलालिटी का हमने फॉर्मूला देख लिया, कॉन्सेप्ट देख लिया। अच्छा, इसको और भी चीज सुनो ध्यान से, मैंने पहले ही बता चुका हूं वैसे भी। ये जो हमारा एन है ना, एन बी हमारे पास है, क्या हमारे पास है, एन बी। एन बी को क्या कहते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बोलते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलता है, तो इसके बारे में मैंने अच्छे तरीके से समझाया था कि अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है, सुनो मेरी बात ध्यान से, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या निकालना है, सॉल्यूट निकालना है, तो उसका फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन फिर भी बता रहा हूं। क्या होगा, गिवन मास, क्या होता है हमारे पास, गिवन मास अपॉन का क्या हो जाता है, मोलर मास। क्या हो जाता है, मोलर मास। याद रखना क्या होगा, मोलर मास होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? गिवन मास किसका लिखते हैं, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट का लिखते हैं। किसका लिखते हैं, सॉल्यूट का लिखते हैं। जिसका नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना होता है उसी का क्या निकलते हैं भाई, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट लिखते हैं। अगर सॉल्यूट का निकालना है तो सॉल्यूट लिखेंगे। मोलर मास किसका लिखेंगे, सॉल्यूट का लिखेंगे। मोलर मास ऑफ किसका लिखूंगा, मैं सॉल्यूट का ही लिखूंगा। याद रखना ये अच्छी चीज, ये चीजें आपको याद रखना है। तो जब भी मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो आपको ये फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स आपको यहाँ पे निकालने के लिए गिवन मास ऑटोमेटिक आपको दिया रहेगा और क्वेश्चन क्या करोगे, सॉल्व करोगे। याद रखना जब भी आपसे मोलालिटी पूछेगा या फिर मोलारिटी पूछेगा, उसमें आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट करना ही होगा। उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या देता है, गिवन डेटा देता है। सिर्फ और सिर्फ क्या देता है, उसमें गिवन डेटा देता है। याद रखना उस गिवन डेटा को यहाँ पे पुट करो, मतलब गिवन मास देगा, गिवन मास को यहाँ पे पुट करोगे, मोलर मास उसी का डालोगे और आंसर निकल के आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन में यहाँ पे बोलता हूँ, जैसे मैं बोलूंगा यहाँ पे 2 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, 2 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व इन, 2 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व इन मान लो 20 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। समझो मेरी बात ध्यान से, 20 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ऐसा क्वेश्चन मैंने दे दिया। ठीक है, रेंडमली क्वेश्चन दिया मैंने कि 2 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व इन द 20 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ऐसा दे दिया हमने। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, यहाँ पे आप ये देख लो कि ये ऑटोमेटिक क्या बोल दिया, सॉल्वेंट बोल दिया। इसका मतलब ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। क्या होगा, सॉल्यूट हो जाएगा। और ये जो दिया हुआ हमारे पास 2 ग्राम दे रखा है, 2 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड,
तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना ग्राम है, 2 ग्राम है, तो इसी को क्या बोलते हैं, गिवन मास। क्या बोलते हैं भाई इसको, गिवन मास। एकदम बेसिक से समझा रहा हूं मैं, क्या बोलूंगा इसको मैं, गिवन मास बोलूंगा, ठीक है। मोलर मास किसका निकालते हैं, तो ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड दे रखा है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है, इसी का क्या निकालते हैं, मोलर मास निकालते हैं। मोलर मास निकालना तो आप लोगों को आता ही होगा भैया, 11th क्लास में आ गए हो, आपको मोलर मास निकालना भी सिखाया था मैंने कि मोलर मास कैसे निकाला है। अगर नहीं आपको पता है तो मैं अभी आपको बता रहा हूं, लेकिन एक वीडियो मैंने बनाया, जाके उसको जरूर देख लेना, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया मैंने, बहुत प्यार से पढ़ाया भाई, जाके उसे जरूर देख लेना, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 23 हो जाता है, प्लस जब नेक्स्ट जैसे ही एटम पे जाते हैं, नेक्स्ट एटम पे जाएंगे तो भैया यहाँ पे प्लस यूज कर लेते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, कितना ऑक्सीजन है, एक ही है, तो 16 मल्टीप्लाई बाई 1 मतलब 16 ही आएगा। दूसरे एटम पे गए, हाइड्रोजन के पास गए, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 हो जाता है। इसको सॉल्व करते हैं 70 मतलब 17 17 3 20 40 हो जाएगा, 40 ग्राम पर मोल हो जाएगा। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है, तो यहाँ पे मोलर मास निकल के आ गया, क्लियर। बस इस मोलर मास को यहाँ रखोगे और गिवन मास को ऊपर में रखोगे, डिवाइड करोगे तो क्या निकल के आएगा, नंबर ऑफ मोल्स निकल के आएगा। ये चीज समझा चुका था, अभी फिर से समझा दिया। अगर जिस बच्चे को आता है वो 1.5x पे वीडियो को देख ले, ठीक है। जिसको नहीं आता वो आराम से, जिस पे 1x पे देख रहे हो या फिर 1.25x पे देख रहे हो, उसे आप देख सकते हो, ठीक है। चलो यहाँ पे हमने अभी क्या समझा, मोलालिटी समझा। अब मोलालिटी का कॉन्सेप्ट समझा, मोलालिटी का फॉर्मूला समझा। अब मोलालिटी का हम क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, मोलालिटी का क्वेश्चन कैसे होता है। क्या बोला यहाँ पे, कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनॉइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। 75 ग्राम ऑफ क्या हुआ, बेंजीन। तो अब मेरी बात समझना ध्यान से। पहली बात यहां बोला कि हमें मोलालिटी को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो हमेशा से जैसे मैंने बोला कि हमेशा क्या करना है, आपको गिवन डेटा जरूर लिखना है। तो क्या है कैलकुलेट मोलालिटी, मतलब हमें स्मॉल m क्या करना है, कैलकुलेट करना है। क्लियर बात समझ में आ रही। 2.5 ग्राम ऑफ इथेनॉइक एसिड। अब ये जो 2.5 ग्राम है ये क्या है, गिवन मास है। तो हमारे पास गिवन मास दिया हुआ है, याद रखना क्या दे रखा है, गिवन मास दिया हुआ है, कितना 2.5 ग्राम। अभी मैं पूरा डिटेल में लिख के कर रहा हूं, बाद में हम सॉर्ट करना शुरू कर देंगे, जब मैं बहुत सारे जेई का क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा तो शुरू कर देंगे, ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से, 2.5 ग्राम ऑफ इथेनॉइक। अब देखो ध्यान से, पहली बात इथेनॉइक एसिड क्या होता है, बहुत बच्चों को यही नहीं पता होता है कि भाई इथेनॉइक एसिड क्या होता है। अगर सब कुछ आते हुए भी अगर तुम्हें फॉर्मूला नहीं पता है कि इथेनॉइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, तो फिर क्वेश्चन ये आपसे नहीं बनेगा। क्लियर बता रहा हूं, ये क्वेश्चन आपसे फिर नहीं बनेगा। अब समझो मेरी बात ध्यान से, इथेनॉइक एसिड का मतलब क्या होता है। अगर मैं बोलूं यहाँ पे देखो ध्यान से, इथेनॉइक एसिड, मैं वैसे हर चीज पढ़ाऊंगा आपको आने वाले टाइम में, लेकिन छोटे छोटे चीजें आपको बताता हूँ। इथेनॉइक एसिड होता है CH3COOH, ये होता है हमारे पास क्या, इथेनॉइक एसिड। वैसे आप 10th क्लास में पढ़े इथेनॉइक एसिड, मेथेनॉइक एसिड आपने पढ़ा है 10th क्लास में, ठीक है। अभी क्या समझा, इथेनॉइक एसिड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है ये होता है, इसको क्या कहते हैं हम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्लियर बात हमारी। और क्या बोला, इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, मतलब आपको जो मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है, क्या दे रखा है, मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है। मास ऑफ सॉल्वेंट का मतलब क्या, कि आपको यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है, C6H6 बेंजीन है। बेंजीन को क्या बोलते हैं, याद रखना भैया, बेंजीन जो होता है, बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है क्या होता है, C6 और क्या होता है, H6 होता है। एकदम बेसिक सा पढ़ा रहा हूं। तो अब मुझे बताओ, मैंने आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट पता करने के लिए बोला था। अब मुझे बताओ 75 ग्राम दे रखा है, तो 75 ग्राम क्या है, सॉल्वेंट है, और 2.5 ग्राम क्या है, सॉल्यूट है। क्योंकि हमने ये पता करना था कि भाई मैक्सिमम क्वांटिटी वाला क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, और मिनिमम क्वांटिटी क्या होता है, सॉल्यूट होता है। ये अच्छे तरीके से आपको बता दिया था। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है, 75 ग्राम दे रखा है। क्लियर बात समझ में आ रही है। अब मेरी बात समझो कि हमें मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन का मास ऑफ सॉल्वेंट होता है। अब ये भी आपको बताया था क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, देखो ध्यान से, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन का मास ऑफ सॉल्वेंट होता है। अब आपको यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या आपको क्वेश्चन में गिवन है, मुझे बताओ, जल्दी से देखकर क्वेश्चन बताओ, क्या क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपको दिया हुआ है, तो क्या बोलोगे, आपके अंतरात्मा क्या बोल रही होगी कि नहीं दिया हुआ है। तो नहीं दिया हुआ तो क्या करोगे, आपको फाइंड आउट सबसे पहले करना पड़ेगा। तो याद रखना, स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, नंबर ऑफ, याद रखना, सुनो मेरी बात ध्यान से। यहाँ पे मैं बात करूं, मैं सबसे पहले अगर मैं बोलूं तो सबसे पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। सल्यूट क्या है भैया आपके पास? इथेनॉइक एसिड, जिसको बोलते हैं CH3COOH, ये हमारा इथेनॉइक एसिड है। कितना दिया? अब देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास क्या होता है? गिवन मास अपॉन का क्या हो जाता है? मोलर मास होता है। सुनना मेरी बात ध्यान से, मोलर मास होता है। अब मुझे बताओ गिवन मास कितना दे रखा है? तो 2.5 ग्राम, तो यहाँ पे लिखोगे 2.5 ग्राम लिखोगे। अब मोलर मास निकालो किसका? इसका मोलर मास निकालोगे। अब मुझे बताओ कि इसका मोलर मास क्या होता है? यहाँ पे लिख देता हूं मैं, मोलर मास निकालना किसका? CH3COOH इथेनॉइक एसिड का। क्या निकल के आएगा भैया आपके पास? देखो कैसे निकालते हैं, सुन लो मेरी बात ध्यान से। इधर में निकालता हूं मैं, अगर मैं बोलूं यहाँ पे, फिर मिटा दूंगा CH3COOH। अगर मैं बोलूं यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे अब सुनो ध्यान से, कितने कार्बन है यहाँ पे? 2 कार्बन है। सुना मेरी बात ध्यान से। तो एक कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12 होता है, 12 होता है। तो क्या करेंगे? 12 मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे। 12 मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे? 2 करेंगे। फिर क्या करेंगे? नेक्स्ट वाले एटम पे जाएंगे तो क्या लगाएंगे? प्लस। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1 होता है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, लेकिन कितना हाइड्रोजन है देखो ध्यान से, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, टोटल कितने हो गए? 4 हाइड्रोजन। तो 1 से क्या करेंगे? 4 पे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस। अब यहाँ पे ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन कितने हैं? 2 है, क्योंकि देखो कार्बन हमारा कंप्लीट, हाइड्रोजन हमारा कंप्लीट हो गया। अब ऑक्सीजन को देखेंगे तो ऑक्सीजन कितना है? 2 है। एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16 होता है। तो 16 मल्टीप्लाई भी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या हुआ? 24 प्लस का 4, और ये कितना हो जाएगा? 32। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं मैं, तो 4 2 6 और 6 4 10, 0 3 5 1 6, 60 हो जाएगा क्या? हाँ, 4 4 8 2 10 का जो में 1 3 2 5 1 6, 60 ग्राम पर मोल हो जाएगा। कितना होगा? 60 ग्राम पर मोल हो जाएगा। तो याद रखना, मोलर मास ऐसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? 60 ग्राम पर क्या हो जाएगा? यहाँ पे मोल हो जाएगा। क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैं ये मिटा रहा हूँ भाई, स्पेस नहीं है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। चलो अब मेरी बात समझना, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, जहां जहां जो चीज बताऊंगा उसको समझना। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे कर दूं क्या? फिर डायरेक्ट आंसर यहाँ पे मैं लिख दूंगा आपके लिए। मैं यहाँ पे देता हूँ, तो क्या होगा? 2.5 अपॉन कितना है यहाँ पे? 600, मतलब सॉरी, कितना है हमारे पास? 60 है। कितना है? 60 है। ये पॉइंट जाएगा तो नीचे क्या आएगा? एक और जीरो आ जाएगा। अरे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या? 25 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 100 लिख सकता हूँ कि नहीं? 600 को ऐसा लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ मैं। फिर 25 चौके क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। क्या होगा? 1 अपॉन का 64 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 अपॉन का 64, ग्राम से ग्राम कैंसिल, क्या बचेगा? मोल बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या निकल के आया? नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया भैया हमारे पास? नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करके हमने यहाँ पे निकाल दिया। अब नंबर ऑफ मोल्स जब हमारे पास निकल के आ जाता है तो इसके बाद से हम क्या निकालते हैं? तो हमें क्या निकालना है? हमें तो मोलालिटी निकालना है। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है? सुनो मेरी बात ध्यान से, मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है? तो यहाँ पे क्या लिखोगे कि मोलालिटी मतलब स्मॉल m इज इक्वल टू, दिखाई दे रहा है, स्मॉल m इज इक्वल टू क्या हो जाता है यहाँ पे? तो यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। अब मैं मतलब इजी फॉर्म में लिखूंगा, सुनो ध्यान से, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, ठीक है। सल्यूट क्या हमारे पास है? सल्यूट क्या हमारे पास है? तो CH3COOH, ये हमारे पास क्या है? सल्यूट है। अपॉन का क्या होता है? मास ऑफ सॉल्वेंट। मास किससे रिप्रेजेंट करते हैं? W से रिप्रेजेंट करते हैं। सॉल्वेंट क्या हमारे पास? C6H6 हमारे पास दिया हुआ है। क्लियर? आप सुनो मेरी बात ध्यान से। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ मोल्स कितना निकल के आ गया? 1 अपॉन का 64, 1 अपॉन का 64, यही तो निकल के आया, देखो ध्यान से। तो लिखूंगा मैं यहाँ पे क्या? 1 अपॉन का 64, 1 अपॉन का 64, यस के बाद है ये। मास कितना दे रखा है? तो 75 ग्राम दे रखा है। कितना? 75 ग्राम। मास ऑफ बेंजीन कितना दे रखा है? 75 ग्राम। जब ग्राम होता है तो क्या करते हैं हम? 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये बात मैंने आपको बता दिया था। अब सुनो ध्यान से, इसको कैसे लिख सकता हूं मैं? 1 अपॉन का 64 मल्टीप्लाई विद 75, और क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1000 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 0.554 ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे मोल पर केजी, मोल पर केजी मिल जाएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे। तो एक बार कैलकुलेशन करके इसको सॉल्व करके देख लेना। क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में आई? तो देखो मैं बहुत ही आराम से, बहुत ही इजी तरीके से आपको हर चीज को थोड़ा डिटेल में आपको समझा रहा हूँ, ताकि आपको जब नेक्स्ट कोई भी क्वेश्चंस लगाओ तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। देखो ध्यान से मेरी बात, हमने क्वेश्चन पढ़ा, गिवन डेटा लिखा, आपने ये चीज देखा, आपने एक चीज नोटिस किया होगा
कि चलो ठीक है सीबीएसई अभी बहुत ही बेकार तरीके से वाहियात तरीके से कॉपी चेक किया है। आई नो वेरी वेल, बहुत बढ़िया तरीके से मैंने समझा जाना, लेकिन बहुत ही घटिया चेक किया है भाई कॉपी। लेकिन आप जब इसको आप पिछली बार भी देखोगे तो बहुत ही डिटेल में कॉपी चेक हुई थी और अच्छी चेक हुई थी, ठीक है ना। वैसे हम लेके आए, ये तो बेकार है, ये इसको हटना भी चाहिए वैसे। लेकिन ऐसा है कि आपको जब स्टेप आप लिखते हो ना तो हर स्टेप मार्किंग मिलता है, हर पॉइंट पे आपको क्या होता है स्टेप मार्किंग मिलता है। तो कभी कभी क्या होता है किसी बच्चे से होता है क्या है कि कोई बच्चा गिवन डेटा यहाँ पे लिख दिया। अब गिवन डेटा लिखने के बाद से हो सकता है वो फॉर्मूला भूल गया, मान लो एक फॉर्मूला लिख दिया लेकिन उससे सॉल्व नहीं हो पाया, तो उस फॉर्मूले से भी कुछ क्या होता है आपको मार्क्स मिल जाते हैं, कुछ गिवन डेटा से कुछ मार्क्स क्या होते हैं आपको मिल जाते हैं। तो इसीलिए हर एक स्टेप आपको लिखना जरूरी है। बोर्ड का एग्जाम है, जब जेई का एग्जाम होता है तो इतना सारा तो लिखना बिल्कुल नहीं है जेई के एग्जाम में। तो ये तो शॉर्टकट एकदम, जितना जल्दी आप बना सको क्विकली उतना इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। उसको भी बताऊंगा मैं आने वाले टर्म में, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। ये होने के बाद से अब इसके बाद से हम नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास, रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी। देखो याद रखना, ये जेई और नीट के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जेई और नीट के लिए क्या होता है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है। बोर्ड में वैसे ये कम क्वेश्चन आएंगे, लेकिन जेई नीट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर इस चैप्टर की अगर हम बात करते हैं तो, ठीक है। क्या होता है मोलालिटी, इसमें जो स्मॉल एम है याद रखना, इसमें जो स्मॉल एम है इसको क्या बोलते हैं, मोलालिटी बोलते हैं, ठीक है मेरी बात समझना। जो कैपिटल एम है उसको क्या बोलते हैं, मोलारिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मोलारिटी बोलते हैं। डी जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम, डेंसिटी होते हैं। क्या बोलते हैं उसको, डेंसिटी बोलते हैं। जो एम हमारे पास दे रखा है, एम बी जो दे रखा है हमारे पास, इसको हम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोलर मास ऑफ क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं। पहले ये सारा चीज डेटा लिखा दिया ताकि आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। सुनो फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू 1000 इंटू क्या होता है कैपिटल M, ठीक है, अपॉन का 1000 डी मतलब डेंसिटी माइनस ये हमारे पास मोलारिटी हो गया, मल्टीप्लाई बाई मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट हो गया। ये फॉर्मूला इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेई मेंस के लिए या फिर नीट के लिए, काफी इंपॉर्टेंट है। प्लीज इस फॉर्मूले को ध्यान से आपको लिखना है और समझना है, ठीक है। इसके बेसिस पे मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। एक बात और, डेंसिटी का जो यूनिट होता है आपको या तो इस यूनिट में दिया रहेगा डेंसिटी, नहीं तो आपको ऐसे डेंसिटी दिया रहेगा या फिर आपको ऐसे डेंसिटी दिया जाएगा। डेंसिटी में जो भी आपको यूनिट दिया जाएगा इसमें से आपको डेंसिटी का यूनिट चेंज नहीं करना है। जो डेंसिटी का यूनिट देगा, जो डेंसिटी का वैल्यू देगा वो डेंसिटी चुपचाप यहाँ पे रख देना, चुपचाप यहाँ पे रख देना, ठीक है, कुछ और नहीं करना इसमें। बात समझ में आ रही है। ऐसे ही क्या हुआ था, एक बच्चे को मैंने पढ़ाया था, ठीक है, तो उसने वो एलन में गया एग्जाम देने के लिए वहां पे, तो वहां पे भी क्या हुआ था कि वो यूनिट में प्रॉब्लम उसको प्रॉब्लम हो गई। उसको लगा कि भाई बस ग्राम सेंटीमीटर क्यूब हमारा होता है, बाकी का ये इसको दिक्कत हो गया था। तो उसको लगा कि यूनिट चेंज करना है, वैसे वो यूनिट ये मिला था, ग्राम पर सीसी मिला था, तो उसको लगा कि यूनिट को चेंज करना पड़ेगा। अब वो यूनिट को चेंज करना शुरू कर दिया तो क्वेश्चन उसका आंसर आ ही नहीं रहा था, तो थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम हो गई थी। लेकिन आपको बता दो रैंक बहुत ही बेहतरीन लेके आया था, बहुत बेहतरीन रैंक लेके आया था। एक दो क्वेश्चन में उसको प्रॉब्लम हो गया था, ऐसे 2 क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। वो अभी भी हमारे पास देखो ध्यान से, अभी भी हमारे पास ये चीज पड़ा हुआ है, ठीक है ना। क्योंकि हम जब भी क्या होता है डिस्कशन करते हैं क्वेश्चंस का, जब भी बच्चे का एग्जाम होता है तो हम डिस्कशन भी करते हैं साथ साथ में। तो मैं हर सारे इंस्टीट्यूट के बच्चों को पढ़ाता हूँ। यहाँ देखो अब सुनो मेरी बात ध्यान से। सो रिलेशन बिटवीन द मोलारिटी का फॉर्मूला आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से याद कर लेना है। अब मेरी बात सुनो, इसके बाद से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, पहले क्वेश्चन पे हम ध्यान दें। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, मोलारिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। हमारे पास क्या पूछ रहे हैं, बोले मोलारिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन इज यहाँ पे 18 मोलारिटी, कितना दे रखा है 18 मोलारिटी, रीटी की बात करो, मोलारिटी दिया हुआ है। सल्फ्यूरिक एसिड का जो मोलारिटी है कितना दे रखा है 18 मोलारिटी दे। इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज कितना दे रखा है 1.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, आपको डेंसिटी भी दिया है। क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कैलकुलेट द मोलालिटी, आपको मोलालिटी कैलकुलेट करना है, ठीक है। अरे ब्लर, इतना खतरनाक ब्लर, आपको क्या करना है मोलालिटी कैलकुलेट करना है। फिर से वही क्या करेंगे, गिवन डेटा, क्या करेंगे गिवन डेटा, क्या गिवन डेटा, आपको यहाँ पे मोलारिटी दिया हुआ है कितना 18 m, ये दिया हुआ है। अच्छा इसके बाद डेंसिटी आपके पास कितना दिया हुआ है, तो 1.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारे पास दिया हुआ है। क्या पूछ रहा है हमें, स्मॉल m फाइंड आउट करने के लिए पूछ रहा है। अब इसका 2 तरीका है लगाने का। एक तो पहले आप क्या करोगे कि मोलारिटी निकालो,
मोलारिटी निकालने के बाद से आप मोलारिटी मतलब कि डेंसिटी से आप गिवन मास निकालो या फिर नंबर ऑफ मोल्स निकालो, फिर इसको सॉल्व करो, काफ़ी इधर से उधर हो जाएगा। तो इसीलिए इसको क्या करोगे, बड़े ईजी फॉर्मूला याद करना है आपको, बस क्या करना है, फॉर्मूला याद करना है, क्वेश्चन सॉल्व। तो यहाँ पे लिखोगे स्मॉल m इज इक्वल टू 1000, क्या हो जाएगा 1000 इंटू कैपिटल M अपॉन का क्या हो जाएगा 1000 d, और फिर इसके बाद से क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, प्लस मोलारिटी कितना हो जाएगा हमारे पास, या माइनस होगा, सॉरी क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यही तो बात, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और कितना हो जाएगा यहाँ पे कैपिटल M इंटू क्या हो जाएगा मोलालिटी ऑफ सॉल्यूट, मतलब कि यहाँ पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम क्या करेंगे यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, सुनो अब मेरी बात सुनो ध्यान से। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये निकालना है। तो क्या करेंगे यहाँ पे 1000 इंटू ये कितना दे रखा है हमारा कैपिटल M कितना दे रखा है 18, यहाँ पे 18 लिख देंगे अपॉन का, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1000, डेंसिटी कितना दे रखा है अपने पास 1.8 हमारे पास दे रखा, माइनस ये जो हमारे पास है M, ये जो हमारे पास है क्या है M, तो M आपको पता है कितना देता है, M कितना दे रखा है हमारे पास 18 दे रखा है। इसके बाद से हमें क्या निकालना है मोलर मास, क्या निकालना हमें, MB का मतलब क्या होता है मोलर मास। अब ये मोलर मास किसका निकालोगे, तो यहाँ पे क्या दे रखा है मोलारिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड दे रखा है, सुनो ध्यान से यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये जो सल्फ्यूरिक एसिड दे रखा है इसका मोलारिटी ऑफ मतलब मोलारिटी बार बार बोल रहा हूँ मैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपको क्या करना है यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन द सेंस से मोलर मास, सॉरी मोलर मास आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन का मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे 2 करेंगे एटॉमिक मास, सल्फर का कितना होता है यहाँ पे 32 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, मतलब टोटल अगर बात करें तो 2 प्लस का 32 प्लस का 64 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे 4 2 6 2 8 और 6 3 98 ग्राम पर मोल हो जाएगा। ठीक है, 98 ग्राम पर क्या हो जाएगा मोल हो जाएगा। ठीक है, तो मोलर मास आपने निकाल दिया, इस मोलर मास को यहाँ पे लिख दो यहाँ पे, और फिर इसको क्या करोगे आप सॉल्व कर दोगे। तो जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा मोल पर केजी, किस में आएगा मोल पर केजी। ये यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको सॉल्व करना है, आपको आंसर निकालना है बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में, देखो मुझे जाहिर सी बात है, मैं ये बता रहा हूँ आपको 1 घंटे का मुझे टाइम मिलता है, 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे का कभी कभी टाइम, मुश्किल से 2 घंटे का टाइम मिलता है, नहीं तो मेरा क्लास रहता है, उसी बीच में मैं ये रिकॉर्ड करता हूँ, पूरी रात में बैठ के PPT तैयार करूँगा, फिर इसके बाद से आपको रिकॉर्ड करके वीडियो आपको देता हूँ, बहुत कम टाइम मिलता है, उसी कम टाइम में आपको समझाता रहता हूँ। ठीक है, आगे बात समझ में, चलो फटाफट करते जाओ। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं हम यहाँ पे पार्ट पर मिलियन। देखो यहाँ पे हमने एक बात चीज करा, ये चीजें हमने रिलेशन बिटवीन मोलारिटी हमने खत्म कर दिया, इसको अच्छे तरीके से समझा दिया, टॉपिक समझा दिया, टॉपिक के साथ साथ यहाँ पे क्या कर दिया आपका क्वेश्चन भी आपको बता दिया। मतलब मैंने आपने देखा कि हर टॉपिक पे मैं क्वेश्चन आपको समझाता जा रहा हूँ, बताता जा रहा हूँ, आपको भी अच्छे तरीके से कॉपी पेन निकाल के सब चीज करना। नेक्स्ट इसके बाद आता है पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन में एनसीईआरटी से सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, पार्ट पर मिलियन में एनसीईआरटी से सिर्फ एक क्वेश्चन है, और उस एक क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगा, ये फॉर्मूला लगेगा, उस एक क्वेश्चन में आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, अच्छा लेकिन फिर भी समझिए ध्यान से क्या बोला पार्ट पर मिलियन, तो बोले यहाँ पे क्या, इट इज द पार्ट ऑफ द कंपोनेंट, कोई कंपोनेंट है उस पार्ट का क्या हो गया पार्ट ऑफ 10 के पावर 6 पार्ट ऑफ दिस सोल्यूशन। देखो ध्यान से मेरी बात क्या कहना चाहता हूँ मैं, फॉर्मूला अगर बात करें तो पार्ट पर मिलियन इज इक्वल टू क्या होता है नंबर ऑफ पार्ट ऑफ द कंपोनेंट, उस कंपोनेंट का क्या होता है एक पार्ट लेते हैं, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ये गिवन रहेगा भाई, ये आपको क्या रहेगा गिवन दिया रहेगा, टोटल नंबर ऑफ पार्ट ऑफ द ऑल कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ पार्ट्स बने हुए हैं वो सबको क्या करूंगा यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। लेकिन उससे भी मैं बोलता हूँ इस फॉर्मूला बहुत रेयर ही यूज किया जाता है, ये वाला फॉर्मूला आप ये फॉर्मूला यूज करें। क्या होता है यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे एक चीज होता है एक और 10 के पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज और कर सकते हो, एक और चीज कर सकते हो, क्या सिंपल सा, इसको लिखूंगा मास परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 10 के पावर 4। जो ये 10 के पावर 6 होता है, इस 10 के पावर 6 को क्या लिखता हूँ मैं, एक तो लिखूंगा मास परसेंटेज, तो मास परसेंटेज जैसे लिख दिया तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि परसेंटेज में 2 जीरो चला जाएगा, फिर क्या बचेगा हमारे पास 10 के पावर 4 बचेगा। तो फॉर्मूला ये याद करना, पीपीएम इज इक्वल टू मास परसेंटेज इनटू 10 के पावर कितना होता है 4 होता है, बस इतना याद करके रखना है आपको। ठीक है, इसमें ज्यादा नहीं जाना, एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। हाँ लेकिन एक बात बता, जेई में से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जेई मेंस में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, जेई हो गया या फिर नीट हो गया, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्लीज इस फॉर्मूले को याद कर रखना, क्वेश्चन आपको समझा दूंगा किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में। सो अब देखो ध्यान से, जहां तक मैं देखता हूँ मैं और भी बहुत सारे ऐसे टर्म्स है। ठीक है, एक सेकंड में देख लेता हूँ मैं, कुछ और छूट तो नहीं रहा है यहाँ पे। चलो
यहाँ पे पार्ट पर मिलियन हमने खत्म कर दिया। क्या और भी चीजें होती है क्या? हाँ जी होती है। रिलेशन बिटवीन मोलालिटी, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन होता है, रिलेशन बिटवीन मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन होता है। तो बहुत सारी चीजें हमारे पास और भी होते हैं, लेकिन उससे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता है। जहां तक मैंने अभी देखा उससे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता है। मात्र और 2 वीडियो और आएगी, 2 लेक्चर और आएगी मोल कॉन्सेप्ट का। देखो अगर आपको 11th क्लास में अगर जेई लेवल का मूल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना था तो मैं बहुत ही छोटा सा चीज़ बताया था, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन है एनसीईआरटी में खत्म हो जाता। लेकिन मैं आपको प्रॉपर नीट और जेई का मूल कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, साथ में उस तरीके का क्वेश्चन भी कराऊंगा। ठीक है, फिर इसके बाद से ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, फिर हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस लगाएंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखेंगे, समझेंगे। और इस 2 वीडियो के बाद से तुरंत आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम शुरू हो जाएगा, तुरंत शुरू हो जाएगा। ठीक है, और बहुत जल्दी वो, क्योंकि वो बहुत बड़ा चैप्टर है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, और मैं क्लियर कट बता रहा हूँ, मैं जेई नीट लेवल का उसको पढ़ाऊंगा। अभी से मैं बोल रहा हूँ जेई नीट लेवल का मैं पढ़ाऊंगा, तो रेडी रहना अच्छे तरीके से, है ना, क्योंकि लेवल बढ़ाता जाऊंगा मैं, प्रॉपर लेवल बढ़ाता जाऊंगा। समझना आपका काम है, बढ़िया तरीके से समझना, क्योंकि देखो मैं समझाऊंगा बहुत इजी, बट वो होता है ना, फोकस आपको रखना पड़ेगा। जो फोकस आप नहीं रखोगे ना, तो फिर वो जो है वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आधा पार्ट थ्योरेटिकली, मतलब मैं बोलता हूँ मोस्टली थ्योरेटिकली आपको मिलेगा। उसमें क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे मिलते हैं जो कि बहुत ईजिली बन जाते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत सारा है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट। अगर आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम सही तरीके से पढ़ लेते हैं तो केमिकल, जब हमारा बात करते हैं वहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग की बात करते हैं तो बड़ा इजी हो जाता है आपके लिए। जी बिल्कुल सही बात। अगर आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो केमिकल बॉन्डिंग बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हमने क्या हुआ, कंसंट्रेशन, अब सोल्यूशन खत्म कर दिया, कंसंट्रेशन टर्म्स खत्म कर दिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट में बताएं कि कौन कौन से और आपको वीडियो चाहिए, किस किस चैप्टर का चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं जल्दी लेके आते जाऊँगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।